हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी छात्र हैं उनका जो सब्जेक्ट बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल है उससे संबंधित चैप्टर 1 जो है डीसी परिपथ का अवलोकन यानी कि ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, आज हम उसके लेक्चर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बताते चले आपको कि इसके पहले के लेक्चर 1 में हमने इसके जो है कुछ परिभाषाओं के बारे में हमने बताया था, इसके जो है इंट्रोडक्शन को हमने बताया था। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसके लेक्चर 2 में हम क्या देखेंगे, इसमें भी कुछ परिभाषाएं हैं जो कि ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट यानी कि डीसी परिपथ का अवलोकन को समझने के लिए उसको अच्छे से समझने में आपको थोड़ा मतलब क्या कहते हैं आसानी होगी। तो ओम का नियम देखिए क्या है। इसके पहले हमने देखा था कुछ छोटी छोटी राशियाँ, जैसे कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की परिभाषा हुई, या फिर विद्युत ऊर्जा या फिर क्या कह सकते हैं हम विभवांतर क्या हुआ, वोल्टेज क्या होता है। ऐसा हमने इसके पहले की वीडियो में देखा है, जिससे जहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और डीसी परिपथ के अवलोकन को समझने के लिए वो सब चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और आगे की कुछ थ्योरम को देखेंगे, उससे संबंधित कुछ जो प्रमेय हमारी हैं उनको जब देखेंगे तो क्या होगा, इन चीज़ों का आपको बहुत ही ज़रूरत होगी। जैसे कि हमारा ओम का नियम है, इस लेक्चर में ओम का नियम हुआ, ओम के नियम से संबंधित कुछ परिभाषाएँ होंगी, तो जो भी होंगी इनको भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप इसके जो थ्योरम है, इसके जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल हैं, तभी आप समझ पाएंगे। तो देखते हैं ओम का नियम क्या है। ओम्स लॉ, ओम का नियम। अब देखिए ओम का नियम क्या होता है कि ओम के नियमानुसार स्थिर भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब इत्यादि पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि कोई चालक तार है हमारा या फिर चालक पदार्थ है, यदि उसकी जो है स्थिर भौतिक अवस्था, उसकी जो स्थिर भौतिक अवस्था जैसे ताप हुआ या फिर दाब हुआ इत्यादि, ताप दाब जो है उसका निश्चित रहे, स्थिर रहे। इसका जो ताप है, मान लीजिए कोई चालक है, इसका जो ताप है और इसका जो दाब है ये क्या रहे, स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे। तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई जो है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर यानी कि एक सिरा ए दोनों सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि हम मान लें कोई चालक हमारा है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है और इसका ताप और दाब क्या है, कांस्टेंट है यानी स्थिर है, तो इसमें जो धारा हमारी आई होगी वो समानुपाती होगी विभवांतर के, दोनों सिरों के मध्य विभवांतर। मान लीजिए दोनों सिरों के मध्य विभवांतर हमारा क्या आ रहा है, कैपिटल V बराबर V2 माइनस V1 बराबर क्या आ रहा है, कैपिटल V आ रहा है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आई जो होगी समानुपाती होगी कैपिटल V के। तो देखिए इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V समानुपाती होगी आई के। अब भी जब समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो वही कांस्टेंट हमारा R आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट हमारा क्या आ गया, R आ गया। तो V बराबर आई आर या फिर R बराबर V बटे आई। अब देखिए R क्या है, R जो है यहाँ पे प्रतिरोध है, इसका जो मात्रक होता है ओम होता है। तो आई होप ओम का नियम आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ओम के नियम क्या है। ओम के नियम कह रहा है कि स्थिर भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब इत्यादि पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, मान लीजिए कोई चालक है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। ये हमारा क्या है, ओम का नियम। तो आई होप ओम का नियम आपको समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक को। देखिए क्या है, अब यहाँ से देखिए भौतिक अवस्थाओं ताप दाब आदि के स्थिर रहने पर किसी चालक में वोल्टेज तथा धारा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको प्रतिरोध कहा जाता है। अब देखिए ये वाली प्रतिरोध की परिभाषा है, यहाँ से हमने इसको निकाला है। देखिए भौतिक अवस्था, कोई चालक है, उसकी भौतिक अवस्था ऐसे उसका ताप हुआ या फिर दाब हुआ, यदि स्थिर रहे तो उसका जो वोल्टेज होगा, चालक पर जो वोल्टेज होगा और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, उनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, प्रतिरोध के बराबर होगा। तो एक नियतांक होता है जिस नियतांक R को हम क्या कहते हैं,
प्रतिरोध कहते हैं। तो वही है कि भौतिक अवस्थाओं ताप, दाब आदि के स्थिर रहने पर किसी चालक में वोल्टेज तथा धारा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहाँ से आपको प्रतिरोध की परिभाषा और ओम्स के नियम का जो परिभाषा थी वो आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं ओम के नियम की सीमाओं की ओर, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब देखिए ओम के नियम की सीमाओं से तात्पर्य क्या है कि ओम का नियम कहाँ कहाँ पे लागू नहीं हो सकता है। तो देखिए ओम का नियम कहाँ कहाँ पे लागू नहीं हो सकता है। यूनिलेटरल नेटवर्क के लिए ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। अब यूनिलेटरल नेटवर्क क्या होता है, यूनिलेटरल नेटवर्क में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। जैसे हमारा डायोड की VI अभिलक्षण ओम्स लॉ का पालन नहीं करती है। अब ये जो डायोड है ये क्या है, यूनिलेटरल नेटवर्क से संबंधित है। तो यूनिलेटरल जो हमारा नेटवर्क है उसमें धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसीलिए क्या होता है, वो ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है। तो देखिए इसमें जो है VI अभिलक्षण यानी कि वोल्टेज और धारा का जो ग्राफ बनाया गया है, अभिलक्षण ग्राफ बनाया गया है, इसमें क्या है देखिए, यहाँ से धारा ऐसे आई, फिर इसके बाद ऐसे आई, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पहुँच गई। तो देखिए इसमें जो है कह रहा है कि डायोड के VI अभिलक्षण रेखीय नहीं होते तथा ओम्स लॉ का पालन नहीं करते। अभिलक्षण देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऐसे बन रहा है, जबकि रेखीय होना चाहिए, यानी कि सरल रेखा में बनना चाहिए, तब ओम्स लॉ का वो फॉलो करेगा। इसलिए क्या हो रहा है, यूनिलेटरल जो हमारा नेटवर्क है उसमें ओम्स लॉ पालन नहीं हो पाता है। तो अब बढ़ते हैं और देखते हैं ओम्स लॉ का पालन कहाँ नहीं होता है। देखिए आरेखीय नेटवर्क्स नॉन लीनियर नेटवर्क में ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। नॉन लीनियर नेटवर्क्स में सर्किट पैरामीटर वोल्टेज तथा करंट के साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, उदाहरण के लिए देखिए, एक टार्च के बल्ब में धारा बढ़ने पर उसका तंतु गर्म हो जाता है तथा ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। एक टार्च है, उसका बल्ब जो है उसमें यदि हम धारा बढ़ाएंगे तो उसका तंतु गर्म हो जाएगा और ताप बढ़ने से क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अतः VI अभिलक्षण सरल रेखा नहीं होते हैं या ओम्स लॉ का पालन नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो VI अभिलक्षण बन रहा है, यानी वोल्टेज और धारा का जो अभिलक्षण बन रहा है वो एक सरल रेखा में, यानी इसको ऐसे से प्राप्त होना चाहिए, जबकि ये क्या है, ऐसे प्राप्त हो रहा है, एक सरल रेखा में नहीं है। इसीलिए क्या है, आरेखीय नेटवर्क यानी कि नॉन लीनियर नेटवर्क में भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बाकी बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा। अब विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम बराबर क्या होता है, ओम का मतलब देखिए यहाँ से R बराबर क्या होता है, V/I होता है। तो R का मात्रक ओम हमने लिख दिया यहाँ पे, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट लिख दिया, और धारा का मात्रक एम्पियर लिख दिया। तो यही हमने यहाँ पे किया है। अब देखिए ओम है, अब इसको देखो, इसकी हम बीमा ज्ञात कर रहे हैं, तो मतलब वोल्टेज को जूल बटे कूलाम लिखेंगे और एम्पियर को ऐसे ही लिखेंगे। वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बटे कूलाम होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए जूल बटे एम्पियर सेकेंड, कूलाम को एम्पियर सेकेंड में चेंज किया, एम्पियर यहाँ पे एम्पियर से कट गया, तो देखिए अब क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। यहाँ पे क्या हुआ, न्यूटन मीटर, जूल को हमने न्यूटन मीटर में चेंज किया, और सॉरी यहाँ पे बटे में था, तो एम्पियर का गुणा हो जाएगा तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, और इस सेकेंड ऐसे ही रहेगा, जूल जो हमारा न्यूटन मीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हमने सबकी क्या लिखी, मात्रक लिख लिए। न्यूटन का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मीटर तो मीटर है ही है। अब एम्पियर का मात्रक क्या होता है, 1/2, और सेकंड को ऐसे ही लिखेंगे S, यानी इन्हें क्या लिख लिया, न्यूटन को हमने क्या लिखा, किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, और मीटर को स्मॉल m लिखा, और एम्पियर को 1/2 लिख लिया, सेकंड को S लिख लिया। अब देखिए इन्हीं को सब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -3 1/2। तो अतः देखिए यहाँ से क्या निकल के आया, अतः विद्युत प्रतिरोध की बीमा ML2 T-3 A-2 होती है। अब यहाँ से मैंने बीमा लिख लिया, किलोग्राम तो मतलब द्रव्यमान का मात्रक होता है, तो यहाँ हमने M लिखा, और मीटर स्क्वायर मतलब
लंबाई तो L2 लिख दिया, और समय का मतलब t से तो t की घात -3 लिख दिया, एम्पेयर का मतलब A से तो 1 की घात -2 हमने लिख दिया। तो वैद्युत प्रतिरोध की बीमा हमने इस तरीके से क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। और बाकी इसका मात्रक ओम होता ही है। तो आई होप मात्रक विद्युत प्रतिरोध का और बीमा आपको समझ में आई होगी। और बढ़ते हैं अपने, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, विद्युत चालक का मात्रक महो या साइमेंस होता है, या फिर इसकी बीमा क्या होती है, M-1 L2 T-3 A2। अच्छा, ये विद्युत चालकता क्या है, विद्युत चालकता क्या है अलग चीज़ है, और विद्युत प्रतिरोध क्या है अलग चीज़ है। तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है, महो या फिर साइमेंस, और बीमा क्या होती है M-1 L-2 T-3 A2। अच्छा, विद्युत चालकता क्या होती है, विद्युत प्रतिरोध के क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। तो इसका मात्रक महो हो जाएगा, और साइमेंस कह सकते हैं, या फिर बीमा क्या हो जाएगी, बीमा देखिए यहाँ पे केवल माइनस लग जाएगा, जहाँ पे मतलब माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका व्युत्क्रम हो रहा है इसीलिए। तो देखिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रतिरोध जो हमारा होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। अच्छा, प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता क्या होती है, तो देखिए वैसे पदार्थ जो प्रतिरोध, जिसमें प्रतिरोध का गुण पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी ऐसा कोई पदार्थ जिसमें प्रतिरोध का गुण पाया जाता है उनको प्रतिरोधक या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसी अब इनको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोधक किस पदार्थ का बना होता है, पहला क्या है कारक, प्रतिरोधक किस पदार्थ का बना होता है, लंबाई, ताप, आर्द्रता, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि 1 2 3 4 5 कारकों पर प्रतिरोधक जो है प्रभावित होता है। तो इनको डिटेल में देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रतिरोधकता, किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिरोधक किस पदार्थ का बना है। जैसे कोई प्रतिरोधक चालक पदार्थ का बना है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। कहने का मतलब ये है, कोई प्रतिरोध मान लो चालक पदार्थ है जिसमें हम धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, जिसमें धारा आसानी से बह सकती है, तो वही हमारा चालक पदार्थ होता है। यदि प्रतिरोधक जो है, जो प्रतिरोध रोकने का कार्य करता है, वो चालक पदार्थ का बना है, तो उसमें जो प्रतिरोध क्या कहते हैं, तो उसका प्रतिरोध कम ही तो होगा, यानी कि वो धारा को कम रोक पाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि कोई प्रतिरोधक चालक पदार्थ का बना है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, यदि कुचालक पदार्थ का बना है तो प्रतिरोधकता अधिक होगी, यानी उसमें धारा रोकने का जो गुण है वो ज़्यादा होगा चालक की अपेक्षा कुचालक में। तो वही यहाँ पे समझा रहा है। अब देखिए लंबाई का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है। किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है, एवं प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, R समानुपाती L। यानी किसी प्रतिरोध का जो कोई प्रतिरोधक है उसका जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है, एवं प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अतः यदि प्रतिरोधक की लंबाई अधिक होगी तो उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा। कहने का मतलब यहाँ पे है कि यदि कोई प्रतिरोध इतना बड़ा है और कोई प्रतिरोध इतना बड़ा है, तो इसमें देखो, इसमें जो धारा होगी कम रुकेगी और इसमें जो धारा होगी ज़्यादा धारा रोक पाएगा ये। यानी इसमें जो प्रतिरोध का गुण होगा इसमें ज़्यादा पाया जाएगा और इसमें कम पाया जाएगा। तो वही समझा रहा है कि लंबाई पर भी जो प्रतिरोध का जो होता है, प्रतिरोधक का जो गुण होता है वो लंबाई पर भी निर्भर करता है। जितना बड़ा चालक तार होगा उसमें प्रतिरोध रोकने का, इसमें धारा रोकने का गुण ज़्यादा पाया जाएगा। तो लंबाई जो है क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मतलब असर पड़ता है प्रतिरोधक पर, वो आपको समझ में आया होगा। बाकी बढ़ते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर प्रतिरोधक पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती 1/A। अतः यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे है, यदि कोई प्रतिरोधक है, यदि उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है
वो दोगुना कर दिया यानी बढ़ा दिया जाए, तो उसमें जो प्रतिरोध क्या होगा, आधा हो जाएगा, यानी प्रतिरोध रोकने का जो गुण होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वो समझा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि दोगुना कर दें तो उसमें जो है धारा रोकने का गुण यानी प्रतिरोध जो है वो कम रोक पाएगा, उसमें धारा कम रुकेगी। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का प्रभाव ये पड़ता है प्रतिरोधक पर। तो बाकी बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, क्या है तापमान। अब देखिए तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है। अब प्रतिरोधक हमारा जो प्रतिरोध जिसमें रोकने का गुण पाया जाता है, जो जिसमें धारा रोकने का गुण पाया जाता है, वो हमारा प्रतिरोधक कहलाता है। अब देखिए किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है। तापमान के बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं में कंपन होने लगता है तथा फ्री इलेक्ट्रॉन ताप के बढ़ने पर इन कंपन करने वाले अणुओं से टकराने लगते हैं तथा इससे धारा कम हो जाती है। तो यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई प्रतिरोधक है, यदि उस पे ताप को बढ़ा दिया जाए, यदि इसके ताप को बढ़ा देंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे वो एक दूसरे से टकराने लगेंगे। जब इसमें ताप बढ़ जाएगा तो मतलब जाहिर सी बात है एक दूसरे से टकराने लगेंगे, और जिससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम होगा तो जाहिर सी बात है धारा जो है कम बहेगी। कहने का मतलब है जब धारा कम बहेगी तो मतलब है कि प्रतिरोध ज़्यादा रुकेगा, यानी वो धारा को जब रोकेगा तो यानी प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। तो तापमान पर क्या असर पड़ता है प्रतिरोधक पर, कि प्रतिरोधक की जो प्रतिरोधकता होती है तापमान के कारण बढ़ जाती है। तो आई होप तापमान का जो असर होता है प्रतिरोधक पर वो आपको समझ में आया होगा। बाकी अब आगे की वीडियो को अगले लेक्चर में देखेंगे, आगे के जो टॉपिक हैं अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।